चलिए, स्वागत है सबका हमारी क्लास में। सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सारे लोग बढ़िया है और सभी का जोश बहुत ही हाई है और सभी ने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आई होप शुरू कर दी है और होप सो कि मेरा ऑडियो वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंच पा रहा है। एक बार ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो मुझे ओके कर दें आप। चलिए, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, राधे राधे, मैरी क्रिसमस और सांता क्लॉज आपके लिए बिल्कुल सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव लेकर आए, यही हम उम्मीद करते हैं। आइए, हमारे साथ में लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं और ऑडियो और वीडियो सभी लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर है। चलिए, प्रॉपर है तो अब हम भी जो है वो हमारी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट कर ही देते हैं। आपके सामने स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके सामने। और डियर, कल मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट करवाया था, ठीक है, जो कल हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 8 का, वो लेक्चर 1 था, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आज की जो क्लास है, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसका हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। ओके सर, लेक्चर 2 हमें डिस्कस करना है। और एक बार जो चैट बॉक्स है भाई, चैट बॉक्स को जरा मैं एक बार थोड़ा सा नहीं देखूंगा। चैट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो कमेंट एक बार मुझे साइड में दिखता है तो मुझे लगता है पता नहीं ऑडियो वीडियो प्रॉपर है कि नहीं है, बच्चों को कहाँ क्या दिक्कत होने लग गई, ठीक है। इसलिए कमेंट आप एक बार नहीं करेंगे, ठीक है। आपको भी बोलने का मौका हम पूरी तरह से देंगे। चलिए, तो चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे आज। और डियर, चैप्टर 8 में मैंने आपको जो पढ़ाया था कल, हमने स्टार्ट किया था डियर पेज नंबर 8 पॉइंट, आप देखेंगे 8.7 से, ठीक है, 123 सोर्सेस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमने पढ़ा था। 4 सोर्स हैं इसके। और उसके बाद में ये 8.8 पे 3 नोट्स पढ़े थे। नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब सेक्शन 123 का ही अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 123 का अगला टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। सर एक बार पेज नंबर आप बता दीजिए। बिल्कुल, पेज नंबर 8.9 पे है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान दें, पेज नंबर 8.9 पे। और यहां पर टॉपिक नंबर जो बी है वो हमें आज डिस्कस करना है, वो है ट्रांसफर टू रिजर्व का, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे तैयार हैं ट्रांसफर टू रिजर्व का टॉपिक पढ़ने के लिए। हाँ सर, हम बिल्कुल आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं। तो आइए, ट्रांसफर टू रिजर्व का टॉपिक देखिए क्या कहता है। ट्रांसफर टू रिजर्व का टॉपिक डियर कहता है कि यदि मान लीजिए कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को क्या पूरा का पूरा डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या, ठीक है। या फिर कि भाई जो प्रॉफिट हो गया उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व में ट्रांसफर करे, रिटेन रखे। क्योंकि जैसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पे रेवेन्यू हो नहीं रही, लॉस है कंपनी को, तो यदि हमारे पास कुछ पैसा यदि हम रिजर्व में रखेंगे, ऐसा प्रोविजन बनाए हम कंपनी के लिए, तो शायद कंपनी के लिए वो अच्छा रहेगा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में लॉ में हमारा प्रोविजन है। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, आपने वो सुना होगा। उसमें ऐसे प्रोविजंस थे कि भाई कोई कंपनी को क्या करना है, यदि कंपनी किसी ईयर में प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज कंपनी को रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए कंपनी को, कौन सी कंटीजेंसी हो जाए, या फिर भाई कंपनी को फ्यूचर में ग्रो भी तो कराना है, तो कुछ पैसा आप अपने पास रखोगे, उससे आप बिजनेस बढ़ाओगे, तभी तो कंपनी ग्रो करेगी। ऐसे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 1956 में थे। बट अब कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो कंपनी ये किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को पूरा का पूरा डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है।
कंपनी चाहे तो करंट फाइनेंशियल ईयर का पूरा प्रॉफिट क्या कर सकती है, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और कंपनी चाहे तो जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकती है। कोई भी डिविडेंड ट्रांसफर करने का डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये कंपनी की ध्यान रखना क्या है, डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है डियर, डिस्क्रिशन का मतलब होता है विल मतलब इच्छा, कि कंपनी की इच्छा है कि करंट ईयर के प्रॉफिट को कितना वो अपने पास रिटेन रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 इसके बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सेकंड पॉइंट बहुत ही इजी है, वो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स। आईसीआई के शब्दों में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। कि डिस्क्रिशन का मतलब कंपनी की इच्छा है कि रिजर्व में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाए, ये कंपनी की डिस्क्रिशन है, कंपनी की इच्छा है। इसमें लिखा हुआ है कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व एज इट मे डीम फिट। कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहे वो कर सकती है। इट मे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व। कंपनी ये भी डिसाइड कर सकती है कि रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाए, पूरा डिविडेंड ही दे दिया जाए। ओके सर, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, देखिए यानी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझा देता हूं। ये हमारी XYZ लिमिटेड एक कंपनी है। इस XYZ लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 1920 में सपोज करो 500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है। ये पूरा का पूरा 500 करोड़ रुपीस, ये प्रॉफिट जो होता है 500 करोड़ रुपीस, ये पूरा का पूरा डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। कैन द कंपनी डू सो? यस, बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 कहता है इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा 500 करोड़ रुपए करंट ईयर में हुआ है, इसको ट्रांसफर करना चाहती है रिजर्व में, डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। कैन द कंपनी डू सो? यस, बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज कंपनी की इच्छा है, डिस्क्रिशन है, वो कितना डिविडेंड देना चाहती है, कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन है। आई होप सारे लोगों को बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए 2 केस स्टडी दे रखी है इस टॉपिक पे नीचे। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकती है, छोटी केस स्टडी है, 2 या 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में इस तरह की केस स्टडी आ सकती है। वो केस स्टडी देखिए क्या है, केस स्टडी है कि फॉर द करंट ईयर अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोजेस अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोजेस। बेटा सीए स्टूडेंट अपनी जिंदगी में केवल डिविडेंड ही प्रपोज कर सकता है और कुछ प्रपोज नहीं कर सकता वो। तो इसमें लिखा फॉर द करंट ईयर अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोजेस टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%। कैन द कंपनी डू सो? अब इसमें ये लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे सर इसमें ये लिखा हुआ है डियर कि कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स का 10% से ज्यादा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है, तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। प्रॉफिट्स का 100% यदि रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहे तो भी कर सकती है, 10% से ज्यादा क्या हुआ। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसमें हम ये केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी का आंसर हम लोगों को कैसे देना है आज वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप सब सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपको पता है केस स्टडी का आंसर कैसे देना है, लेकिन यदि सेम केस स्टडी आती है तो इसका आंसर कैसे देना है उस पर हम एक बार जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल हमें इसी में थोड़ा सा डाउट रहता है। देखिए तो मैं आपको एक बार बता देता हूं यहां पर हाउ टू प्रेजेंट द आंसर ऑफ द केस स्टडी। केस स्टडी का डियर हमको आंसर कैसे देना है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, डियर केस स्टडी का आंसर आपको 3 पार्ट्स में देना होता है। सबसे पहले हम प्रोविजन लिखते हैं, ठीक है, प्रोविजन लिखते हैं। प्रोविजन में लॉ का प्रोविजन लिखते हैं। सर प्रोविजन लिखते समय सेक्शन लिखना जरूरी है क्या? ना बेटा ना, सेक्शन लिखना कहीं जरूरी नहीं है। सेक्शन नहीं लिखते हो तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, लेकिन सेक्शन 123 की जगह 124 लिख दिया तो पूरे ही मार्क्स कट जाएंगे। तो 100% कंफर्म हो तभी सेक्शन लिखनी है आपको, अदरवाइज ऐसे लिख दो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो एक्ट का रेफरेंस है वो आप दे दो। तो प्रोविजन में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, जो भी उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नेसेसरी प्रोविजन लिखते हैं। ऐसा नहीं हर कोई सा प्रोविजन लिख देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नेसेसरी प्रोविजन। इसमें क्या होगा,
हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक्शन हमें पता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट it is the discretion of the company that how much percentage of profit must be transferred to the reserve. That is, company may decide to transfer such percentage of profits to its reserve as it may deem fit. जो भी कंपनी सही समझती है, कंपनी में ट्रांसफर 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व और कंपनी में डिक्लेयर 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आई थिंक ये सफिशिएंट प्रोविजन है। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो भी प्रोविजन है वो हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं डियर फैक्ट्स ऑफ केस। सर फैक्ट्स ऑफ केस में क्या लिखते हैं बेटा? फैक्ट्स ऑफ केस में क्वेश्चन में जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उसी को समराइज करते हुए हम लिख देते हैं। इसमें इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? इन द गिवन केस या इन द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। इन द गिवन केस, इन द गिवन प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में जैसे इन द गिवन केस, इन द गिवन प्रॉब्लम, अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व। यही फैक्ट्स होगा, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन जो पूछना चाहता है जिस पे आंसर, उसको समराइज करके लिखते हैं कि अल्मा वॉचेस लिमिटेड इस केस में 10% से ज्यादा प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है। तो ये हमारा फैक्ट्स हो गया। एंड देन लास्ट में डियर हम क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अबोव प्रोविजन वी कैन से यस company can transfer more than 10% of its profit to the reserve because it is the discretion of company कि how much percentage of profits must be transferred to the reserve। तो आई होप सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे देंगे। लिखवा के मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि फाउंडेशन में आपने बहुत प्रैक्टिस इसकी कर ली है, ठीक है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वैसा आपको नहीं लिखना है। बुक में तो क्रक्स के रूप में इन्होंने इस तरह से आंसर, मतलब वैसे ठीक है इन्होंने भी प्रोविजन और वैसे दिया हुआ है, लेकिन सिस्टमेटिकली हर क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलो, अब इसमें केस स्टडी और दे रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है। ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड हैज अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। इट हैज प्रपोज्ड ए डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8.75%। हाउएवर इट डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। अब आप बोलोगे सर 8.75% डिविडेंड दे रहे हैं तो बाकी का बचा हुआ कहां जाएगा? अरे बेटा, ये जो डिविडेंड की रेट होती है ये प्रॉफिट्स की नहीं होती। ये डिविडेंड की रेट हमेशा कैपिटल पे ली जाती है। जैसे मान लीजिए ये 8.75% है ना डिविडेंड, ये होता है कैपिटल का। तो होगा क्या? होगा ये कि कैपिटल इंटू 8.75% करेंगे तो वो 1000 करोड़ रुपीज आएगा, यानी पूरा का पूरा प्रॉफिट आप डिविडेंड दे रहे हो और रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर करने का डिसीजन नहीं ले रहे। आप ये सोचोगे सर 8.75% ही डिविडेंड दे रहे हैं तो बाकी तो रिजर्व में ही जाएगा। नहीं, ये 8.75% प्रॉफिट का नहीं होता। अरे डिविडेंड किस पे देते हैं? कैपिटल पे डिविडेंड मिलता है तो उसकी रेट भी कैपिटल पे कैलकुलेट होती है। तो कैपिटल इंटू 8.75% करेंगे तो शायद 1000 करोड़ रुपीज आएगा, इसीलिए रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बताओ। आंसर आप केस स्टडी के जरिए प्रेजेंट कर ही दोगे। सारे लोग मुझे जवाब दो हाँ या ना में, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है? मेरे हिसाब से कंपनी ऐसा कर सकती है। सभी का जवाब मेरे पास में यस आ रहा है कि हाँ सर कंपनी ऐसा कर सकती है, बिकॉज ये कंपनी की डिस्क्रिशन है कि कितना प्रॉफिट का कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। आई होप बात सबको समझ में आ चुकी है। इसी के साथ ये नन्ना मुन्ना छोटा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है सर, बिल्कुल ये खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब देखिए 123 अभी चली रही है। 123 में 7-8 कॉन्सेप्ट है भाई। ये सेक्शन भी बड़ी है और टेक्निकल भी है, बाकी सेक्शन सारी छोटी छोटी सिंपल सेक्शन है। अब सी वाला कॉन्सेप्ट 123 का हम पढ़ रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो when there is inadequacy और absence of profits। डियर ये जो टॉपिक है इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। सर ये हमें बुक से नहीं पढ़ाओगे? नहीं बेटा, बुक में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ। मैं आपको पहले इसको डिक्टेट करवा देता हूं, बाद में आपको बुक से भी ये चीज मैं पढ़वा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे। मैंने कहा था एक लॉ की कॉपी आप बना लो, तो जो जो चीजें मुश्किल लगेगी वो साथ में मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, नोट करवाता जाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। और मॉड्यूल को अपने को बेस बनाना ही पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, वरना वैसा हो गया तो ऐसे खोद के क्वेश्चन पूछता है, फिर हमने कल को नोट्स बना लिए और फिर उसमें नोट्स में पूरी चीजें होती नहीं है, कल को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो वो फिर होगा नहीं, ठीक है। ये वाली चीज आप एक बार नोट्स में आप जरूर कवर करें, ठीक है।
आप अपनी कॉपी में सारे बच्चे हेडिंग डाल लें, ठीक है। हाँ जी, सारे लोग हेडिंग डालेंगे, मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको। लिखो सभी लोग, डिक्लेरेशन। हाँ जी, ये जो सी वाला टॉपिक है वो आप लिखेंगे, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज inadequacy, inadequacy or absence of profits। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, ये सबने हेडिंग डाल ली होगी। अब मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी के पास में मान लीजिए डिविडेंड इनएडिक्वेट है भाई, प्रॉफिट व्हेन देयर इज प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, जैसे प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए के हैं, डिविडेंड 500 करोड़ का देना चाहते हैं, तो क्या दे सकते हैं? यस, प्रीवियस ईयर का रिजर्व यूज करेंगे हम। अच्छा, अब्सेंस प्रॉफिट्स है ही नहीं, फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो भी हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स रिजर्व में से दे सकते हैं, हमने पढ़ा था। यानी कंपनी के पास में प्रॉफिट्स नहीं है और यदि कंपनी क्या करना चाहती है, डिविडेंड देना चाहती है, तो दे सकती है, बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे डियर, इस केस में कंपनी को 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कितनी कंडीशंस? 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देखो, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में सपोज करो 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया। इस प्रॉफिट में से कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहती है, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड देना चाहते हो, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी पड़ेगी। करंट ईयर में मान लो कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, आप प्रीवियस ईयर, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से यदि आप डिविडेंड देना चाहते हो, क्या दे सकते हो? दे सकते हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था सोर्सेस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में कि प्रीवियस ईयर के रिजर्व का भी यूज होता है। लेकिन प्रीवियस ईयर के रिजर्व का यूज करोगे तो आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ, यही है, सी कॉन्सेप्ट है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, तो हम बोलते हैं यस, आप दे सकते हो इस केस में भी, बट इस केस में आप प्रीवियस ईयर के रिजर्व का यूज करोगे तो उसके लिए आपको 4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से डिविडेंड नहीं दे सकते आप प्रीवियस ईयर के रिजर्व से, कंपनी को पहले 4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिखो, सारे लोग लिखेंगे इसमें, लिखो लिखो इन दिस केस, लिखो इन दिस केस कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड, in this case company can declare the dividend out of previous years reserves, but subject to the following conditions। so subject to तो आपने पढ़े ही होंगे फाउंडेशन में, सब्जेक्ट टू मतलब पहले ये 4 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। हाँ सर, ये सब्जेक्ट टू तो हमें पता है, हाँ मुझे पता है, आपको ये चीज पता है। अच्छा सर, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, सर कंडीशन 1 क्या है? देखो, आईसीआई के मॉड्यूल में कंडीशंस भी बता रखी हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं बता रखी। 8.10 पे ये कंडीशंस हैं, तो कंडीशन 1 जो है हमारी, वो आईसीआई के मॉड्यूल में जो कंडीशन 2 है वो हमारी कंडीशन 1 होगी। देखो, आईसीआई के मॉड्यूल में कंडीशन 2 है 8.10 पे, ठीक है, यहां से लेके, कहां से लेके डियर, यहां से लेके और आगे पेज, ये देखो 8.11 पे यहां तक, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कंडीशन 1 है। ठीक है, अच्छा सर कंडीशन 1 क्या है? बेटा देखो, कंडीशन 1 आपके सामने है, मैं लिखवाऊंगा भी अभी। यदि आप प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से डिविडेंड देना चाह रहे हो, यानी प्रीवियस ईयर से आप पैसा निकाल रहे हो, तो ध्यान रहे सबसे पहली कंडीशन है कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हो
वो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस ईयर के रिजर्व से यदि आप डिविडेंड देना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के रिजर्व से आप पैसा विड्रॉ करोगे और वो जो विड्रॉवल है वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सर बात जरा एग्जाम्पल के जरिए बताओ, ऐसे समझ में नहीं आई। बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता देता हूं। डियर देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, हम आपकी बात बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। ये है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड में PSC, जब भी डियर मैं PSC लिखूं तो आप समझ जाना पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है डियर 1000 करोड़ रुपीस की। ओके सर। अच्छा, FR का मतलब फ्री रिजर्व से होगा। जब भी लॉ में मैं FR लिखूं आप समझ जाना फ्री रिजर्व 500 करोड़ रुपीस है। ये 19 और 20 का हमारा फिगर है। 19 और 20 में कंपनी को प्रॉफिट हुए हैं नील। प्रॉफिट क्या हुए हैं? नील हुए हैं। तो अब कंपनी प्रीवियस ईयर यानी ये जो फ्री रिजर्व है हमारे पुराने ईयर्स के चले आ रहे हैं, इनसे डिविडेंड देना चाहती है। क्या दे सकती है? यस। लेकिन कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 ये है डियर कि पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा अमाउंट आप रिजर्व से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? पेड अप शेयर कैपिटल हमारी कितनी है? 1000 करोड़ रुपीस की, और हमारे फ्री रिजर्व कितने हैं? 500 करोड़ रुपए के। इसका जो एग्रीगेट होता है डियर वो कितना होता है? 1500 करोड़ रुपए। इसका मैक्सिमम कितना? 10%, यानी आप जो है 150 करोड़ रुपीस ही केवल डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए रिजर्व से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा 500 करोड़ रुपए आप डिविडेंड के लिए लुटा दो। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, देखो कंडीशन, ये जो 2 है ये 1 होगी क्योंकि सिस्टमेटिकली मैं चलूंगा, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो अमाउंट आप विड्रॉ करोगे, ठीक है, जो आपके पुराने प्रॉफिट्स रिजर्व हैं वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से एक्सीड नहीं करने चाहिए। और फॉर्मूले में भी देखो बताया हुआ है कि अमाउंट जो आप ड्रॉ करोगे पुराने प्रॉफिट से वो या तो इक्वल टू होने चाहिए या लेस देन होने चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल से, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप बात सबको समझ में आ चुकी है। अब सभी लोग कंडीशन 1 एक बार मेरे साथ लिख लें, ठीक है। कंडीशन 1 लिखो, आप सारे लोग लिखो। कंडीशन 1 क्या है? लिखो, द मैक्सिमम अमाउंट टू बी withdrawn from the reserve shall not exceed 10% of, ब्रैकेट में आप ऐसा लिख लें, PSC प्लस FR, पेड अप शेयर कैपिटल और FR फ्री रिजर्व, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दैट इज, इस तरह से लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम अमाउंट टू बी विड्रॉन, वो लेस देन होगा या इज इक्वल टू होगा किसका? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। आई होप बात सबको समझ में आ चुकी है। पहली कंडीशन मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा सर, अब देखो सेकंड कंडीशन लिखवाने जा रहा हूं मैं। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? ये चारों की चारों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो काम नहीं चलेगा। ऑल द 4 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अच्छा सर, अच्छा कंडीशन 2 क्या है सर? कंडीशन 2 वही है जो कंडीशन नंबर 3 है 8.11 पे ICI के मॉड्यूल में, यानी यहां से लेकर यहां तक डियर, यहां से लेके यहां तक। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 ये है, आप जो ये अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ये अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व का जो बैलेंस है वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो रिजर्व का बैलेंस है आफ्टर सच विड्रॉवल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। फॉर्मूले में भी ये लिखा हुआ है
कि फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो निकालने के बाद में जो बैलेंस का रिजर्व का बैलेंस है वो मोर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। सर ये भी हमें एग्जाम्पल के जरिए समझाओ ना। बेटा देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो पेड अप शेयर कैपिटल 1000 करोड़ रुपीज है, फ्री रिजर्व 500 करोड़ रुपीज है। पहली कंडीशन क्या है, दोनों के टोटल का 10%, मैक्सिमम इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये कर लिया 150 करोड़ रुपीस, क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने डियर क्या किया, ये जो 150 करोड़ रुपीस है ये विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व का जो बैलेंस होगा, बताओ रिजर्व का बैलेंस पहले कितना था, 500 करोड़ रुपीस। 500 करोड़ रुपीस में से आपने कितना विड्रॉ कर लिया, 150 करोड़ रुपीस। तो बताओ आफ्टर विड्रॉवल रिजर्व का बैलेंस कितना रह गया, डियर रिजर्व का बैलेंस रह गया 350 करोड़ रुपीस। और लॉ क्या कहता है, रिजर्व का बैलेंस अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए। बताओ पेड अप शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, 1000 करोड़ रुपीस। इसका बेटा 15% कितना होता है, इसका 15% होता है 150 करोड़ रुपीस। यानी रिजर्व का बैलेंस ऐसा अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में मिनिमम 150 करोड़ रुपीस तो होना चाहिए। और हमारा कितना है बताओ बैलेंस, 350 करोड़ रुपीस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी हम 150 करोड़ रुपीस विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि भाई बैलेंस कम से कम 150 करोड़ रहना चाहिए। हमारा तो ये अमाउंट 10% विड्रॉ करने के बाद में भी 350 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो बिल्कुल हम फिर 150 करोड़ रुपीस निकाल सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक थोड़ी टिपिकल वाला कंडीशन इसमें करवा रहा हूं, ठीक है, उससे आपको बताना कि जो है बात आपको समझ में आती है नहीं आती, ठीक है। बेटा पेड अप शेयर कैपिटल है आपकी 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 1000 करोड़ रुपीस है और आपके पास इस बार जो फ्री रिजर्व हैं वो हैं डियर 200 करोड़ रुपीस के फ्री रिजर्व हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आप कितना अमाउंट मैक्सिमम इस रिजर्व से डिविडेंड के लिए निकाल सकते हो, अज्यूमिंग कंपनी इनकर्ड द लॉसेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अब देखो प्रीवियस ईयर के रिजर्व से निकाल रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो क्या है, पहली कंडीशन तो ये है पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी इन दोनों का टोटल हो गया 1200 करोड़ रुपीस का 10%, यानी हमने मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, 120 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, ये अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में, ठीक है, 200 करोड़ रुपए में से आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कितना, 120 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व का बैलेंस कितना बच गया, 80 करोड़ रुपीस। लेकिन रिजर्व का बैलेंस पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो बताओ पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, 1000 करोड़ रुपीस, इसके 15% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी बताओ आफ्टर विड्रॉवल रिजर्व का बैलेंस मिनिमम कितना रहना चाहिए, 150 करोड़ रुपीस, और हमारा कितना है, 80 करोड़ रुपीस है। तो भैया नहीं, 150 करोड़ से कम किसी हालत में नहीं हो सकता, तो आप उसी हिसाब से फिर अमाउंट विड्रॉ करो। यानी इस बार अमाउंट 120 करोड़ रुपीस विड्रॉ नहीं करेंगे, इस बार अमाउंट मैक्सिमम 50 करोड़ रुपीस ही विड्रॉ करेंगे, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस मिनिमम 150 करोड़ रुपीस तो होना ही चाहिए। और हमारा कितना है, हमारा 80 करोड़ रुपीस ही रह जा रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें बताओ 150 करोड़ रुपीस मिनिमम रखना है, इसलिए इस बार 50 करोड़ रुपीस ही विड्रॉ कर पाएंगे, 120 करोड़ रुपीस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा मैं एक बार इसको आपको नोट करवाता हूं, नोट करवा के आपको देखो मेरे पास लगातार चैट आ रही है, चैट आप एक बार नहीं लिखें, ठीक है। मैं आपको और भी कुछ कंडीशंस दूंगा, आपको एग्जाम्पल अभी करने को दूंगा, पूछूंगा बताओ कौन से केस में क्या है, ठीक है। चलो अब कंडीशन 2 एक बार मैं लिखवा दे रहा हूं, वो कंडीशन 2 आप एक बार लिखो, सारे लोग लिखो कंडीशन 2, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन 2 लिखो, लिखो आफ्टर सच withdrawal the balance of the reserve shall not
fall below 15% of paid up share capital of the कंपनी। अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व का बैलेंस 15% से कम नहीं रहना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से। ठीक है, अच्छा अब एक काम करेंगे, सबने लिख लिया होगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हैं, अज्यूमिंग कि करंट ईयर में लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, पुराने ईयर के रिजर्व से प्रॉफिट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? हाँ सर हम तैयार हैं। लो, पेड अप शेयर कैपिटल है, आपको बताना कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल है डियर कितना, पेड अप शेयर कैपिटल है 1000 करोड़ रुपीस हमारे पास, और फ्री रिजर्व हैं हमारे पास कितने, 5000 करोड़ रुपीस के, ठीक, या 6000 करोड़ रुपीस के हमारे पास फ्री रिजर्व हैं। आपको बताना है कि कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती है रिजर्व से, ठीक है, डिविडेंड के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, सारे लोग जवाब देंगे मुझे, और ध्यान से सुनिएगा, कोई क्वेरी नहीं पूछेगा, सिर्फ जवाब आना चाहिए। अभी क्वेरी नहीं लूंगा मैं, मेरे पास जवाब आने शुरू हो गए हैं। 700 करोड़ का जवाब आ रहा है, मेरे पास 160 करोड़ का आ रहा है, और 1600 करोड़ का, 900 करोड़, 4500 करोड़, 1600 करोड़ रुपीस का जवाब सबसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। फिगर एक बार चेक कर लीजिए, 10,000 करोड़ है और 6,000 करोड़ है। ठीक है, 1000 करोड़ और 600 करोड़ नहीं है। चलिए, अब मेरे को स्क्रीन पर सिर्फ एक ही फिगर इस बार अब दिखाई दे रहा है, 1600 करोड़ रुपीस। चलिए, 700 करोड़ भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो भाई 700 करोड़ भी कुछ लोग कह रहे हैं। 700 करोड़ का फिगर कहां से ला रहे हो भाई? चलो अब मैं चेक करवाता हूं आपको। देखो, हम पहली कंडीशन क्या है, दोनों के टोटल का आप कितना निकाल सकते हो, 10%। तो दोनों का टोटल 16,000 करोड़ रुपए होता है भाई, उसका 10% हमने विड्रॉ कर लिया। कितना आया बताओ? 1600 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन चेक करो। देखो, 6000 करोड़ में से आपने लेस कर दिया कितना डियर, 1600 करोड़ रुपीस लेस कर दिया, तो बताओ बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया 4400 करोड़ रुपीस। ठीक है, और मिनिमम कितना रहना चाहिए रिजर्व का बैलेंस? पेड अप शेयर कैपिटल इस 10,000 करोड़ रुपीस का कितना रहना चाहिए? 15%। यानी रिजर्व का बैलेंस मिनिमम कितना रहना चाहिए? 1500 करोड़ रुपए तो रहना ही चाहिए। और हमारा कितना है? 1600 करोड़ रुपए विड्रॉ करने के बाद में भी 4400 करोड़, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उल्टा तो हमारा बैलेंस ज्यादा है रिजर्व का। तो ठीक है, इस बार हम फिर 1600 करोड़ रुपए आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। बस यही तो बात थी। आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, 1000 करोड़ हमने गलती से मान लिया था। सभी यस और ओके कह रहे हैं। इस बार मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले किसका जवाब आता है। सारे बच्चे जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे थोड़ा सा आप लेट दे दो मुझे जवाब, पहले आने की कोई अपने को जल्दी नहीं होनी चाहिए। जवाब आपका सही होना चाहिए। सर बिल्कुल, आप तो क्वेश्चन दो, हम आपको फटाफट जवाब देंगे। इस बार पेड अप शेयर कैपिटल 10,000 करोड़ रुपीस है और फ्री रिजर्व इस बार हमारे 2,000 करोड़ रुपीस है। बताइए मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं रिजर्व से? आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, ध्यान से सोचना है, दिमाग लगाना है। मेरे पास जवाब आने शुरू हुए हैं। जवाब देने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर दो अमाउंट शो हो रहे हैं, 1200 करोड़ और 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए ज्यादा ट्रेंड कर रहा है भाई स्क्रीन पर मेरे। 500 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला फिगर है। ठीक है, 1200 करोड़ भी कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं। अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है 500 करोड़ 1200 करोड़ पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफा ट्रेंडिंग चल रही है 500 करोड़ रुपए की। 1200 करोड़ भी कुछ कह रहे हैं। चलिए
आइए हम आपको बताते हैं क्या होगा इसका उत्तर। हमने आपको क्या बताया था, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10%। एक तो हमेशा इन दोनों के टोटल का 1200 करोड़ का, सॉरी 12,000 करोड़ का ले लो आप 10%। चलो भाई 1200 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी कंडीशंस बहुत ध्यान से चेक करो। रिजर्व का बैलेंस पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। बताओ, फ्री रिजर्व 2000 करोड़ में से यदि हमने 1200 करोड़ रुपए निकाल लिए तो रिजर्व का बैलेंस कितना है, 800 करोड़। अब कुछ बच्चे 800 करोड़ बोल रहे थे, ये 1200 और 800 विच एवर इज लोअर। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, इन दोनों का लोअर नहीं होना चाहिए। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमारा बैलेंस कितना रह गया, 800 करोड़। कम से कम कितना होना चाहिए रिजर्व का बैलेंस, पेड अप शेयर कैपिटल के 15%। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10,000 करोड़ रुपीस, उसका 15% कितना, उसका 15% होता है 150 करोड़ रुपीस, ठीक है। अरे सॉरी कितना, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, सॉरी 1500 करोड़। मिनिमम रिजर्व का बैलेंस 1500 करोड़ होना चाहिए, और आपका कितना है, आपका तो 800 ही रह जा रहा है। ये भैया इस अब 800 करोड़ रुपए नहीं हो सकता, इसका मतलब मिनिमम 1500 करोड़ तो होना ही चाहिए। तो यानी 2000 करोड़ है और मिनिमम 1500 करोड़ होना चाहिए। तो इस बार 1200 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते, इस बार केवल 500 करोड़ रुपए ही रिजर्व से निकाल सकते हैं। आपको सभी को जवाब देना है, मुझे बात सबको समझ में आई या नहीं आई। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बात समझ में आ चुकी है। चलिए मेरे को स्क्रीन पर यस, ओके, गॉट इट दिखाई दे रहा है। चलिए अब पूरी तरह से बात क्लियर हो गई है सर, बिल्कुल हमको पूरी तरह से अब बात क्लियर हो चुकी है। 2 कंडीशंस हो गई भी। चलो अब तीसरी कंडीशंस पर चलते हैं, अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। एक बार मैं इसको जरा रिमूव कर दूं। चलो भाई कंडीशन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। हाँ सर, कंडीशन 3 पर चर्चा करने के लिए हम बिल्कुल उत्सुक हैं। कंडीशन 3 क्या है, कंडीशन 3 देखिए क्या है। कंडीशन 3 बेटा, कंडीशन नंबर जो हमारी 2 है ना 8.11 पे, उसके नीचे ये जो साला ये लिखा हुआ है ये कंडीशन 3 है। पुराने मॉड्यूल में अभी इसको कंडीशन ही बताया हुआ था, इन्होंने कंडीशन 2 के साथ डाल दी, जबकि ये कंडीशन 3 होनी चाहिए। कंडीशन 3 क्या है, ध्यान से सुनिए। यदि आप डियर प्रीवियस ईयर के रिजर्व का यूज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि करंट ईयर में आपको लॉसेज हुए हैं, तो जो करंट ईयर के लॉसेज हैं वो आप सेट ऑफ करो पहले। करंट ईयर के लॉसेज जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है रिजर्व से, उस अमाउंट जो आपने अमाउंट रिजर्व से विड्रॉ किया है उस अमाउंट से आप पहले करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करो। ये थर्ड कंडीशन है, उसके बाद में ही डिविडेंड दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई लॉस तो पुराने मान लो करंट ईयर के चल रहे हैं और पुराने ईयर में से के प्रॉफिट को निकाल के आप डिविडेंड दे रहे हो। ना 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 ना, पहले जो आपने प्रॉफिट निकाले हैं या रिजर्व में से जो अमाउंट विड्रॉ किया उसका यूज आप जो है करंट ईयर के प्रॉफिट को सेट ऑफ करने में, करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करने में करोगे। सर इसको एग्जाम्पल से बता दो ना हमें। बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल से देखो बता देता हूं। देखो ये हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है डियर 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। फ्री रिजर्व हैं हमारे कितने, 5,000 करोड़ रुपीस के। हमने अब अच्छा करंट ईयर में हमको लॉस हुआ है कितने रुपए का, 100 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का आप कितना निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो आप 10%, यानी 1500 करोड़ रुपए आपने विड्रॉ कर लिया। अच्छा 1500 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिया, 3500 करोड़ का रिजर्व बच गया जो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से ज्यादा है, तो इस बार 1500 करोड़ रुपए विड्रॉ हो जाएगा। अब ये 1500 करोड़ रुपए आपने जो विड्रॉ किया है, ऐसा नहीं कि ये डिविडेंड दे दो, ना 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 ना, देखो करंट ईयर का लॉस है तो इस पैसे से पहले वो लॉस सेट ऑफ करो, यानी ये 100 करोड़ रुपए का लॉस इसमें से सेट ऑफ होगा, बाकी बचा हुआ 1400 करोड़ रुपए ही आप डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हो। ऐसा नहीं कि जो पैसा विड्रॉ हमने कर लिया, कंडीशंस दोनों ऊपर वाली सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, 1500 करोड़ रुपए वो लुटा दो शेयर होल्डर को, नहीं, करंट ईयर में लॉस है तो पहले वो सेट ऑफ करो। एक तरफ तो लॉस है यानी भाई आपको जो है वो क्रेडिटर्स को पैसा देने हैं, वो तो बेचारे क्रेडिटर्स तो पैसा मांग रहे हैं, अरे पैसा दो है ही नहीं, और मेंबर्स को आप डिविडेंड दे रहे हो रिजर्व में से ना, पहले करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ करो, बुक्स को पहले क्लीन करो, उसके बाद में ही डिविडेंड दे सकते हो। एक तरफ लॉस है दूसरी तरफ डिविडेंड देंगे, अच्छा भाई ना 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 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गई बात। आप
तो कंडीशन 3 आई होप सबको समझ में आ गई होगी। कंडीशन 3 में देखिए यही लिखा हुआ है कि ये जो अपनी कंडीशन 3 थी, जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो वो सबसे पहले यूटिलाइज्ड होने चाहिए करंट ईयर में जो लॉस हुए उसको सेट ऑफ करने में। ठीक है, तो चलो थर्ड कंडीशन आप लिख लीजिए। थर्ड कंडीशन है वो है द अमाउंट, लिखो द अमाउंट सो विड्रॉन shall first be utilized for the set off of current year losses if incurred by the company। यदि करंट ईयर में कंपनी ने कोई लॉस इनकर किए हैं, उस लॉस को सेट ऑफ करने में उस अमाउंट का यूज किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात सबको। ठीक है सर, अब देखो, अब कंडीशन 4 पर हम चलते हैं भाई। कंडीशन 4 क्या है? कंडीशन 4 वो है जो अपने मॉड्यूल में कंडीशन 1 बता रखी है। ठीक है सर, कंडीशन 4 कौन सी है? ये रही, पेज नंबर 8.10 पे है वो, 8.10 पे ये रही, ये है कंडीशन नंबर 4, यहां से लेके यहां तक। अब देखो जो डिविडेंड की अब जिस रेट से आप डिविडेंड दे रहे हो, ध्यान रख लो, अब जिस रेट से आप डिविडेंड दे रहे हो वो जो रेट है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स की आपकी डिविडेंड की एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना, अब जो आप डिविडेंड दे रहे हो वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स की एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर ये समझ में नहीं आई बात। देखो बेटा, आप इस एग्जांपल में आप कितने रुपए का डिविडेंड दे रहे हो? 1400 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दे रहे हो, क्योंकि लॉस भी आपको सेट ऑफ करना पड़ा 100 करोड़ का, तो 1400 करोड़ का डिविडेंड आप दे रहे हो। बताओ डिविडेंड की रेट क्या है इस केस में? डिविडेंड की रेट क्या है? सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे डिविडेंड की रेट क्या है भाई। डिविडेंड मैंने आपको कल बताया था, डिविडेंड की रेट जो है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड किस पे देते हैं? जिस पे डिविडेंड देते हैं उसी पे रेट कैलकुलेट होती है। और मेरे को जो है वो तीशा, पूजा, अमन, साक्षी, ठीक है, ईशा, नंदनी, मुस्कान, सभी 14% कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, देखो 1400 करोड़ रुपए हमेशा भाई डिविडेंड किस पे देते हो? कैपिटल पे ही तो डिविडेंड देते हो। अरे कितने रुपए का डिविडेंड किस पे मिला? कैपिटल पे। तो 1400 करोड़ को डिवाइड, कैपिटल कितनी है? 10,000 करोड़, तो डिविडेंड की रेट कितनी है? 14%। और बताओ कंडीशन 4 क्या है? ये जो डिविडेंड की रेट है ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की आपकी जो डिविडेंड की रेट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये 19 और 20 में आप ऐसा करना चाहते हो, आपने 16 और 17 में डिविडेंड दिया है 8% की रेट से, 17 और 18 में आपने डिविडेंड दिया है 10% की रेट से, 18 और 19 में आपने डिविडेंड दिया है 12% की रेट से, और अब आप 14% की रेट से 19 और 20 में डिविडेंड देना चाहते हो। क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कंडीशन 4 ये है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो डिविडेंड की रेट 14% आएगी, 15 नहीं आएगी, क्योंकि भैया लॉस करेंगे ना पहले 100 करोड़ का सेट ऑफ, तो लॉस सेट ऑफ करने के बाद में ही तो डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो 1500 पे नहीं लेंगे, 1400 पे 14% आएगी। और एवरेज रेट क्या है डिविडेंड की? बताओ, पिछले 3 साल की एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट है डियर 10%, और आप कितने से देना चाह रहे हो? 14%। ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम किस रेट से डिविडेंड दे सकते हो? 10% से ही डिविडेंड आप दे सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है। तो इस केस में आप जो है वो डियर क्या नहीं कर सकते? 14% नहीं दे सकते, फिर 10% ही रेट से आप डिविडेंड दे सकते हो। सर बिल्कुल हमें समझ में आ चुका है। अब देखो आप जो है वो कंडीशन नंबर 4 लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो। आप लिखो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed average rate of dividend of immediately
immediately preceding 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये हमारी चारों कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। अच्छा बेटा, अब देखो, एक तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 99% डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार ही आया हुआ है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज करो XYZ कंपनी इनकर्ड लॉसेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड XYZ लिमिटेड स्टिल वांट्स टू गिव डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। company had sufficient or big amount of reserves. Can company declare the dividend? And if company can declare the dividend, then what are the conditions which are required to satisfied by the company? तो हम लिखेंगे हाँ दे सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से भी, वो भी सोर्स है, बट उसके लिए 4 कंडीशंस, ये चारों कंडीशंस आप लिख दो। ठीक है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही कर दिया, इसका आंसर मुझे सही बता दिया, उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, घर कर चुकी है, मैं यही समझूंगा। ठीक है, अच्छा सर आप तो क्वेश्चन बताओ। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे आप तसल्ली से जवाब देंगे लेकिन गलत जवाब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आपको बताना है मैक्सिमम अमाउंट बताना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना दे सकती है डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में मैक्सिमम कितना अमाउंट डिविडेंड का दे सकती है, ये आपको बताना है। अमाउंट बताना, रेट नहीं बेटा, अमाउंट। अच्छा, फिगर्स आपके सामने ऐसे हैं, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी के पास रुपीस कितने की, 15,000 करोड़ रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है सर, अच्छा फ्री रिजर्व है कंपनी के पास कितने रुपए के, 5,000 करोड़ रुपीस के फ्री रिजर्व हैं। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपीस के फ्री रिजर्व हैं। करंट ईयर में लॉस हुआ है, लॉस है, ध्यान से सुन लेना, कितने रुपए का, 100 करोड़ रुपीस का करंट ईयर में लॉस हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड का जो रेट है वो कुछ इस तरह से है, 16-17 में 3%, 17-18 में 4%, 18 और 19 में 5%। अब आपको बताना है 19 और 20 के लिए मैक्सिमम कितने रुपए का डिविडेंड कंपनी दे सकती है। आपका समय शुरू होता है अब, और समय की पाबंदी तो है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। अमाउंट बताना है मुझे, अमाउंट बताना है। मेरे पास में तीशा जैन का जवाब आया है सबसे पहले, राघव खंडेलवाल का जवाब आया है, विवेक, मनीष, सभी लोग बोल रहे हैं। मुझे कुछ मिले जुले फिगर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, मिले जुले फिगर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रेट नहीं बतानी है मुझे, अमाउंट बताना है। 1900 करोड़, 76 करोड़, 400 करोड़, 1800 करोड़, 60 करोड़, 1900 करोड़, 400 करोड़, 500, 500, 1900, 1900, 1600, 1600, 1600, 1900, 1900, 60, 100, 60, 100। तो ऐसा लग रहा है मुकाबला 1900 और 1600 के बीच में जाके फंस गया भाई। आओ अब कैलकुलेशन करते हैं। ये जो 60 करोड़ कह रहे हैं ना, वो थोड़ा फिगर चेक कर लें, उन्होंने 1 0 कम कर दिया क्या शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है,
ध्यान से सुनो। चलो मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। अब 11:53 हो चुके हैं, 11:53 है, टाइम हमारे पास है नहीं, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चारों कंडीशन सिस्टमेटिक चलनी है। मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? कंडीशन 1 जल्दी से बताओ भाई। कंडीशन 1 है पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10%, यानी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल कितना? 20,000 करोड़ रुपीस का 10%, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है सर। अच्छा, कंडीशन 2 में क्या है? आफ्टर विड्रॉवल रिजर्व का बैलेंस पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं रहना चाहिए। बताओ, फ्री रिजर्व हमारे पास कितना है? 5,000 करोड़, उसमें से हमने विड्रॉ कर लिया 2,000 करोड़ रुपीस, यानी हमारे पास कितना रिजर्व का बैलेंस रह गया? 3,000 करोड़ रुपीस रह गया। अच्छा, रहना कितना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल है 15,000 करोड़ रुपीस की, उसका एटलीस्ट 15% आता है मेरे हिसाब से 2250, शायद यही आता है, कम से कम उतना रहना चाहिए। अच्छा, हमारा कितना है? हमारा 3,000 करोड़ है, यानी इस बार हम 2,000 करोड़ रुपीस निकाल सकते हैं रिजर्व से। सही कह रहा हूं मैं? आई होप सही कह रहा हूं मैं, कैलकुलेशन में सही कर रहा हूं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, सभी यस कह रहे हैं। चलो, अच्छा 2,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब क्या ये 2,000 करोड़ रुपए पूरा डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। कंडीशन 3, कोई करंट ईयर में लॉस है वो सेट ऑफ करो भाई। करंट ईयर में लॉस कितने? 2,000 करोड़ में से लॉस है 100 करोड़, वो हमने गायब कर दिए, यानी कितना बचा? 1,900 करोड़। 1,900 करोड़ रुपीस क्या डिविडेंड दिया जा सकता है? कंडीशन 4 भी तो देखनी पड़ेगी। कंडीशन 4 क्या है? डिविडेंड की रेट, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स की एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज रेट क्या है? पिछले 3 सालों की एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट है पिछले 3 सालों की, वो है 4%। अच्छा, हम 1,900 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दे रहे हैं 15,000 करोड़ रुपीस पे। बताओ, ये जो डिविडेंड की रेट हम जो देना चाहते हैं वो कितनी आ रही है भाई? एक बार कमेंट करके बताना मुझे कैलकुलेटर पे कितनी आ रही है। अच्छा, 12.66 या 12.66 या 12.7% आ रही है, जबकि मैक्सिमम डिविडेंड की रेट कितनी हो सकती है? इस एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, 4% हो सकती है, और हम किस रेट से दे रहे हैं? 12.67%। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यानी 15,000 करोड़ का मैक्सिमम हम 4% ही दे सकते हैं, यानी कि 600 करोड़ रुपए ही डिविडेंड। अच्छा, 600 करोड़ है, हाँ, 600 करोड़ रुपए ही डिविडेंड के लिए दिया जा सकता है। आई होप बात समझ में आ चुकी है, सभी को समझ में आ चुकी है। अजीत सिंह शेखावत कह रहे हैं मेरा सही था। जिसका सही था उसको बधाई, जिसका सही नहीं था उसकी ठुकाई तो नहीं करेंगे हम। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखे, अगली बार कैलकुलेशन सही करे। अंश खंडेलवाल कह रहे हैं मैंने 600 सही बोला था। अक्षत कह रहे हैं एक बार। फोर्थ कंडीशन बेटा यही तो है, पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की जो रेट है। अरे भाई, ये जो रेट है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसकी एवरेज रेट क्या है? 4%। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिविडेंड। ठीक है, 4% बेटा कैपिटल पे तो निकालेंगे। देखो ये 4% कैपिटल, क्योंकि डिविडेंड की रेट हमेशा कैपिटल पे होती है। 15,000 करोड़ पे डिविडेंड निकालेंगे 4%। ठीक है, पूजा बोल रहे हैं बट व्हाट अबाउट द लॉस? बेटा लॉस सेट ऑफ कर दिए ना अपन ने, 2,000 करोड़ में से लॉस सेट ऑफ कर दिए 100 करोड़, तभी तो 1,900 करोड़ आए। उसको फिर अपन ने निकाला 12.67%। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व बेटा जो हमारे पास लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, लेटेस्ट हमारे पास जो फिगर है, क्वेश्चन में जो फिगर आते हैं वो लेटेस्ट ही आते हैं, उस पर निकालते हैं हम। ठीक है, लेटेस्ट जो जिस ईयर का देख रहे हैं उसी ईयर का जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर है वो। हाँ जी भाई, बात सबको समझ में आई या नहीं आई? सभी लोग बताओ। सर अगर 12.6 की परसेंट जगह 3 आता तो हम उस पर, हाँ 3 आता तो फिर 3 पे देते, क्योंकि भाई फिर 4 नहीं देते, दोनों में से जो लोअर होगा, क्योंकि फिर 3 देते हम। ठीक है, फिर 4 नहीं देते। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द रिमेनिंग प्रॉफिट? रिमेनिंग प्रॉफिट वापस रिजर्व में डाल देंगे ना बेटा, वापस। चलिए, सभी लोग यस कह रहे हैं, सभी लोग यस कह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं। अध्ययन 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 सुमन है मैं, अच्छा अध्ययन कासलीवाल है, मैंने सोचा अध्ययन सुमन भी हमारे क्लास में पढ़ने आ गए हैं क्या। चलिए बेटा, एक बार फिर से आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, आप भी जमा रहिए हमेशा। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, व्हाट्सएप पे कुछ आया था कि तारीखें जमा हो गई हैं क्योंकि कैलेंडर को 21वां साल लगने वाला है। क्या बात है,
जिसने भी लिखा है बहुत खूब लिखा है, तो आप भी जमा रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए, आई होप बात समझ में आ गई है। समझ में नहीं आई है एक बार व्हाट्सअप मुझे कर देना, नंबर होंगे सबके पास, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और आप भी थोड़ा सा एक बार कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, ठीक है। कंडीशंस कोई सी भी कुछ भी बन सकता है, फिगर विगर कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो आप एक बार प्रॉपर इसको देखिएगा, उसके बाद में ही मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट मैसेज कर दिया, पहले पूरा पढ़िएगा। सर नंबर मैंने आपको पहले भी दे दिया था, 9024410621, ठीक है। आई होप इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, समय मिलते ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस में से करें, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, अभी बहुत बुक के पीछे भी है। चलिए, लविश करें 1600 करोड़ कैसे है बेटा। 1600 करोड़ कैपिटल का 4% लेंगे ना, क्योंकि डिविडेंड की रेट 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरेज रेट पिछले तीनों सालों की 4% आ रही है, और हम जो डिविडेंड दे रहे हैं वो उसमें रेट 12.67% आ रही है, तो मैक्सिमम 4% ही दे सकते हैं। अब डिविडेंड किस पे देते हैं, कैपिटल पे, तो कैपिटल 15,000 करोड़ है, इसका 4% लेंगे हम, ठीक है। चलिए, अब सभी को अलविदा कहने का समय आ गया भाई, ठीक है। तो सभी को ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए।